हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का दूसरा प्रश्न। और दूसरे में पहला प्रश्न दिया गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी ये जो समीकरण दिया गया है इसके अंदर ए और बी के जगह पर कौन सी संख्या रखी जाए। जैसे मान लो कि ए के जगह पर यहाँ हो जाएगा 4, बी के जगह पर 3। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी 1 x या अकेले x रहेगा। ऐसे ही 4 और 3 यहाँ 7y बराबर ऐसे ही कीमत रख देंगे। तो इन दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, ये अपने को बताना है। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप जानते हो कि जो वज्र गुणनखंड की हम लोग रीति पढ़े थे उसके अंदर जो उसका व्यापक स्वरूप था, किस स्वरूप में था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम समीकरण को व्यापक स्वरूप में लिखेंगे। तो यहां से लिख दे पहले समीकरण का व्यापक स्वरूप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 2x और प्लस 3y, ये 7 बराबर के इधर है, बराबर के इधर आएगा। क्यों बराबर के इधर आएगा? क्योंकि व्यापक स्वरूप में बराबर के राइट साइड में सिर्फ 0 है, दूसरी कोई नंबर संख्या नहीं है। तो यहाँ 7 को हम इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 बराबर 0। अब दूसरे वाले समीकरण में लिखा जाए। दूसरे वाले समीकरण में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि a माइनस बी एक्स। तो यहाँ पर x का सहगुणक क्या है, a माइनस बी है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बाद y का सहगुणक यहाँ पर क्या दिया गया है, y का सहगुणक दिया गया है कि a प्लस बी। अब इसके बाद जो अचल पद है यहाँ पूरा इतना दिया हुआ है। हम क्या करें, सबको एक ही साथ रखें, सिर्फ कोष्टक के बाहर माइनस लगा के इधर लेके आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा -3a प्लस बी -2 बराबर 0। अब दोस्तों ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्नों में करते आए हैं। a1 a2 का मतलब कि x का सहगुणक और x का सहगुणक। ये अपने को तो पता है ना इस तरह से कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब दो समीकरण दिए रहते हैं तो पहले समीकरण के व्यापक स्वरूप में हम क्या करते हैं, 1 1 लिख देते हैं समीकरण 1 के लिए। दूसरे समीकरण के व्यापक स्वरूप में a2 b2 c2 यानी 2 2 लिख देते हैं समीकरण 2 के लिए। तो ऊपर वाले x का सहगुणक a1 होता है, नीचे वाले x का सहगुणक a2 होता है। तो ऊपर वाले x का सहगुणक a1 हो जाएगा, नीचे वाले x का सहगुणक a2। इसी तरह से यहाँ b1 b2 है, तो यहाँ b1 ये b2, ये c1 ये c2। हम लोग ये देखें कि प्रश्न के अंदर दिया गया है कि a और b के किन मानों के लिए समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर अपने को एक लाइन नोट्स लिख देनी होगी कि समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अनेक हल होने के लिए यह शर्त आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये तीनों समान होने चाहिए, जैसा कि हम लोग कल भी पढ़े थे। यह सूत्र की तरह आपको मैं कई बार लिखवाया हुआ हूँ। अगर नहीं लिखे हो तो ये तीनों सूत्र लिख लेना, आपको हमेशा काम आएगा। अब देखिए दोस्तों ये a1 और a2 क्या है, a1 है x का सहगुणक पहले समीकरण का, a2 यानी दूसरे समीकरण का है x का सहगुणक। ये b1 b2 क्या है, तो b1 पहले समीकरण का y का सहगुणक है, b2 क्या है, तो दूसरे समीकरण का y का सहगुणक। ये c1 क्या है, पहले समीकरण का अचल पद, c2 क्या है, दूसरे समीकरण का अचल पद। तो इसको हम लिखते हैं। तो a1 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा कि 2 उसके बटे में, नीचे ये क्या आएगा, a2 की जगह पर a माइनस बी। फिर b1 की जगह पर ऊपर आ जाएगा 3, नीचे b2 के जगह पर ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी। c1 के जगह पर ऊपर दिया गया है -7, c2 की जगह पर नीचे पूरा ब्रैकेट है तो पूरा का पूरा लिख देंगे। ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर दिया गया है कि 3a
प्लस बी माइनस 2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बराबर 3 पद है, जब बराबर 3 पद होते हैं तो अपने को क्या करना है, पहले का दूसरे के साथ एक बार बराबर कर दो, पहले का तीसरे के साथ बराबर कर दो, या दूसरे का तीसरे के साथ कर दो, अलग अलग अपने को बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको अलग अलग बराबर करते हैं। जब अलग अलग बराबर करेंगे तो ये पहले का दूसरे के साथ बराबर हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2/में a माइनस बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके बटे में a प्लस बी, क्रॉस में आप गुणा कर दो। जब क्रॉस में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 में a का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3a, माइनस 3 में b का गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3b, बराबर 2 में a का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a, प्लस 2 में b का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b। अब 3a माइनस ये 2a को बराबर के इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3a माइनस 2a। इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस 3b है, 2b बराबर के इधर आएगा तो माइनस 2b बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा a, माइनस 3b माइनस 2b ये हो जाएगा माइनस 5b, और ये बराबर 0। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हम क्या करें, पहले और दूसरे को बराबर किए थे, एक बार दूसरे और तीसरे को बराबर कर दें, क्योंकि तीसरे की भी भागीदारी आ जाए। तो दूसरे और तीसरे को जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या देखो दिया गया है, 3 के बटे में कितना है a प्लस बी बराबर यहाँ पर है 7 के बटे में 3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, फिर वापस क्रॉस में गुणा। एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि बराबर के दोनों ओर जब इधर भी बटे में संख्या हो, इधर भी बटे में संख्या हो, बीच में XY ऐसा कुछ दिया गया हो, आपको कुछ समझ में ना आए तो क्रॉस में गुणा करना, तो आपस में सॉल्व होगा, वो पहले से सरल हो जाएगा। पहले से सरल यानी आसान हो जाएगा, जिसको आप हल कर सको। जब क्रॉस में हम गुणा करेंगे तो यहाँ देखो 7 है, a में गुणा करेंगे, यहाँ गुणा होगा तो दोनों में होगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b। 3 से इधर गुणा कर दो, बीच में बराबर है तो बराबर का निशान, 3 से इधर गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9a प्लस 3 में b का गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3b, माइनस 3 में 2 का तो यहाँ हो जाएगा 6। अब इसको बराबर के इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा कि 7a माइनस 9a, ये है प्लस 7b, ये 3b बराबर के इधर आएगा तो माइनस 3b, और बराबर के इधर यहाँ पर है माइनस 6। अब दोस्तों 7a माइनस 9a, माइनस वाली बड़ी संख्या है, कितना हो जाएगा माइनस 2a, 7b माइनस 3b कितना हो जाएगा 4b, ये बराबर कितना दिया गया है माइनस 6। 2 कॉमन हो जाएगा, यानी 2 से भाग दोनों तरफ चला जाएगा, तो 2 से जब हम भाग दे देंगे दोनों तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस a, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा -2b बराबर 2 तिया 6, ये हो जाएगा माइनस 3। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर लोभ की रीति से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि a माइनस 5b इक्वल टू 0, यहाँ पर है माइनस a प्लस 2b बराबर दिया गया है माइनस 3। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2, दोनों की लोभ की रीति से हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5b और प्लस 2b, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, माइनस का निशान घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3b इक्वल टू 0 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसल, b बराबर ये हो जाएगा कि 3 के बटे में 3, 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, b का मान आ गया 1। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिख भी देंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रखा जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि a माइनस 5 b की जगह पर हम रख देंगे 1 बराबर 0, ये a माइनस 5 एकम 5 बराबर 0, 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5। देखिए दोस्तों, ए का मान 5 आया, बी का मान 1 आया। एक लाइन अपने को नीचे जो प्रश्न में पूछा गया है वही नीचे आंसर लिखना पड़ेगा। और नीचे आंसर क्या लिखना पड़ेगा? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर 5 और बी बराबर 1। ए बराबर 5, बी बराबर 1 आया हुआ है यहाँ पर के लिए। प्रश्न में पूछा गया था कि ए और बी के किन मानों के लिए, तो ए बराबर 5 और बी बराबर 1 के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लिख देंगे कि समीकरण युग्म के, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए। प्रश्न दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्या दिया गया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका मतलब कि ये तीसरे नंबर का सूत्र अपने को अप्लाई करना है। ये तो कन्फर्म आपको मालूम पड़ गया कि इन तीनों सूत्रों में से कौन सा सूत्र अप्लाई होगा, तीसरे नंबर का। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो ये सूत्र का अप्लाई अपने करते हैं। तो इसमें अपने को क्या चाहिए? A1 A2 B1 B2 C1 C2 चाहिए। तो इसमें से अपने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लें। उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? व्यापक स्वरूप में लिखना पड़ेगा। पहले व्यापक स्वरूप में लिख ले, उसके बाद निकालेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि व्यापक स्वरूप में लिखने पर, व्यापक स्वरूप में लिखे तो सब वही रहेगा। ये जो बराबर के इधर में 1 है, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा इक्वल टू के। यहाँ पर ये 2k + 1 है, ये जो बराबर के दाहिने साइड है तो ये बाएं साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे क्या हो जाएगा ये कि 3x और ये +y, ये 1 बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 = 0। दूसरे समीकरण को लिखें तो दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या दिया गया है? देखो 2k - 1 ब्रैकेट में है, उसके बाद है x प्लस y से पहले सगुणक क्या दिया गया है? k - 1 और यहाँ है y। और ये 2k + 1 बराबर का इधर है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -2k + 1 ब्रैकेट में रहेगा। अगर ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो सबका निशान चेंज करना पड़ेगा इधर लाने पे। ब्रैकेट में रखेंगे तो सिर्फ ब्रैकेट के बाहर का निशान चेंज कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या दिया गया है? समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो लिखेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने पर A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो उस कंडीशन में सूत्र क्या होता है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहाँ नॉट इक्वल टू आता है। तो A1 और A2 का मान लिखे तो हम लोग जानते हैं A1 A2 क्या है? पहले समीकरण में x का सहगुणक, दूसरे समीकरण में x का सहगुणक, यही A1 और A2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा A1 के जगह पर ऊपर हो जाएगा 3, उसके बटे में A2 के जगह पर, A2 का मतलब दूसरे समीकरण में x का सहगुणक कितना दिया गया है? ये 2k - 1, यहाँ बराबर B1 के जगह पर, B1 क्या होता है? पहले समीकरण में y का सहगुणक, यहाँ पर कुछ नहीं है y के सहगुणक में, तो लिख देंगे 1। B2 क्या है? दूसरे समीकरण में y का सहगुणक, दूसरे समीकरण में y का सहगुणक है k - 1। फिर यहाँ नॉट इक्वल टू C1/C2, C1 के जगह पर ऊपर कितना दिया गया है? -1। C2 दूसरे समीकरण का अचल पद कितना दिया गया है? माइनस, ब्रैकेट के अंदर 2k + 1, माइनस से माइनस यहाँ कैंसल हो जाएगा। k का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हम यहाँ पर 3 पद आपस में बराबर है। हम कोई भी 2 पद इसमें से समान कर सकते हैं। जब 2 पद समान करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3/2k - 1 इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा कि 1 के बटे में k - 1। अब इसको क्रॉस में गुणा करते हैं। जब क्रॉस में गुणा करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 3 और k - 1 हो जाएगा। तो 3 ब्रैकेट में लिख दे k - 1, यहाँ ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2k - 1। गुणा करें तो कितना हो जाएगा? ये 3k, 3 में 1 का गुणा हो जाएगा 3,
1 में 2k का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 में 1 का गुणा हो जाएगा 1। 2k को बराबर के इधर लेके आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि 3k माइनस 2k इक्वल टू ये -1 और ये 3 बराबर के इधर में माइनस से उधर जाएगा तो हो जाएगा +3। 3k माइनस 2k आ गया सिर्फ k। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। k बराबर 2 आ गया। जो प्रश्न में पूछा गया है वही यहाँ पर अपने को सबसे लास्ट में आंसर मेंशन करना होता है। तो आओ हम लोग यहीं पर आंसर मेंशन करते हैं। आंसर को किस तरह लिखते हैं, देखिए दोस्तों, प्रश्न को हल करने तो सबको आता है, परंतु लिखने के तरीके अगर अच्छे नहीं होते हैं तो वहाँ से अपने एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उस तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे। क्या पूछा गया है कि के किस मान के लिए, तो के का कौन सा मान आया है, 2 आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो लिख देंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब दोस्तों आप इसको लिख लीजिए। तो हम लोग देखें 3.5 का तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरे प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं व्रज गुणन की विधियों से हल कीजिए। प्रश्न एक ही है, इसको दोनों विधि से अपने को सोल्व करना है, प्रतिस्थापन की विधि से भी और व्रज गुणन की विधि से भी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग प्रतिस्थापन की विधि भी सोल्व कर चुके हैं और व्रज गुणन की विधि को भी सोल्व कर चुके हैं। और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं उसको लिखना है, यानी दोनों में से कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो हमने क्या किया, इसको 2 भाग में बांट दिया। इधर हम प्रतिस्थापन की विधि से सॉल्व करेंगे और इधर व्रज गुणन की विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन की विधि को पहले। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि प्रतिस्थापन की विधि को जब सॉल्व किया जाता है तो उसमें दोनों समीकरण में से जो आपको छोटा लगे, आसान लगे, उसको पहले लेते हैं। और ये छोटा और आसान का मतलब क्या, जिसमें सहगुणक छोटी छोटी संख्या हो। यहाँ 8x 5y और यहाँ 9 है, यहाँ 3x 2y और ये 4। जैसा कि आपको दिख रहा है कि समीकरण नंबर 2 में छोटी छोटी संख्याएं दिख रही है, तो पहले हम इसको लेंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया गया है, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 2 दिया गया है कि 3x + 2y = 4। अब इसमें अपने को क्या करते हैं, या तो x को या y को अलग किया जाता है। तो हम यहाँ x को अलग कर रहे हैं, y को बराबर के उधर लेके चले तो ये 2y प्लस है, बराबर के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x = ये 4 - 2y। ये 3 का x के साथ गुणा है और जब ये 3 बराबर के इधर जाएगा तो बटे में भाग लग जाएगा। तो यहाँ अब बच जाएगा कि x = 4 - 2y, इसके बटे में 3। अब आप लोगों में पहले बता चुका हूँ कि जैसे x या y अकेले हो जाए तो उसको आपको समीकरण नंबर 3 मान लेना है। तो यहाँ हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। आप ये देखिए कि हम यहाँ किस समीकरण को हल किए थे, 2 को। अब कौन सा बच गया, 1 बच गया। तो अब समीकरण 1 में यही कीमत अपने को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 को हम लिखते हैं। समीकरण 1 क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 8 है तो 8। अब यहाँ x है तो x की जगह पर पूरा ये मान अपने को रख देना है कि 4 - 2y/3। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2y और उसके बटे में 3। ये 8 और x के जगह पर ये पूरा कीमत रख दिए, प्लस 5y। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 5y = 9 है, तो यहाँ लिख देंगे =9। अब दोस्तों आप ये बताओ कि यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पहले 8 है, तो ब्रैकेट और संख्या के बीच में जब कोई निशान नहीं होता है तो हमेशा हम गुणा करते हैं। परंतु जब ये बटे में है तो ये गुणा को हम अंश में करेंगे, ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो
8 में 4 का गुणा जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 टू ये हो जाएगा 16, और ये y अब पूरे के बटे में ये है 3 और ये प्लस 5y इक्वल टू 9। अब इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 3 नहीं है, या इसके बटे में कोई संख्या नहीं है। जब एक जगह बटे में संख्या हो, दूसरी जगह बटे में संख्या नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा करते हैं। जब क्रॉस में गुणा करोगे तो लसा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का लसा लेना ही है। आप लसा लेकर के भी सोल्व कर सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। लेकिन लसा से ये इजी होता है कि एक जगह बटे में संख्या हो, दूसरी जगह बटे में संख्या ना हो, क्रॉस में गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा कि 32 माइनस 16y, ये प्लस 3 पाँचे कितना हो जाएगा, 15y। अब पूरे के बटे में क्रॉस में जब गुणा कर दो तो पूरे के बटे में लिख देंगे 3, और ये बराबर कितना है, 9। ऊपर हो जाएगा ये 32। अब यहाँ पर देखिए y यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन दोनों पदों को हम जोड़ घटा सकते हैं निशान के अनुसार, आपको जो अच्छा लगे। निशान के अनुसार आपको जो नियम आए उस नियम के अनुसार जोड़ घटाव करेंगे। प्लस और माइनस से अलग अलग संख्या घटाव होता है। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का निशान, 16y में से 15y जाएगा, सिर्फ y बचेगा, बटे में 3 बराबर 9। अब ये 3 का इधर भाग है, इधर जाएगा तो 9 में 3 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 32 माइनस वाई बराबर 9 गुणे 3, या 32 माइनस वाई बराबर 9, या कितना हो जाएगा, 27। 32 को उधर कर दो तो यहाँ बचेगा माइनस वाई बराबर ये 27 माइनस 32, या माइनस वाई बराबर 27 में से 32 जाएगा तो -5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसल, तो इसलिए y बराबर आ गया 5। अब y के मान को समीकरण 3 में रख देना है। y का मान समीकरण 3 में रखे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर ये है ऊपर 4, ये माइनस है तो माइनस 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2 और y के जगह पर अपने को लिख देना है 5। इसके बटे में 3 है तो 3। अब ये x बराबर ऊपर हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस। अब 2 में 5 का जब हम गुणा करेंगे, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी का 10, उसके बटे में 3। x बराबर 4 में से 10 जाएगा तो -6 बटे में 3, 3 दूनी का 6। x बराबर कितना आ गया, -2। अब दोस्तों यहाँ से अपना आंसर आ गया, x और y दोनों का मान आ गया। देखिए x बराबर कितना आया है, -2, और y बराबर यहाँ पर कितना आया हुआ है, 5। ये तो हम लोग प्रतिस्थापन की विधि से सोल्व किए। अब इसी प्रश्न को व्रज गुणन की विधि से भी सोल्व करना है, क्योंकि प्रश्न की सूचना दिया गया है कि प्रतिस्थापन एवं व्रज गुणन की विधियों से हल कीजिए। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि व्रज गुणन की विधि से सोल्व करने के लिए सबसे पहले समीकरण को व्यापक स्वरूप में लिखना होता है। तो व्यापक स्वरूप का मतलब क्या होता है कि बराबर के दाहिने साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। व्यापक स्वरूप अपने आप बन जाएगा समीकरण का। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि 8x प्लस 5y, 9 को बराबर के इधर ला देंगे तो -9 बराबर 0। यहाँ पर ये हो जाएगा कि 3x प्लस 2y, 4 को बराबर के इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 बराबर 0। अब दोस्तों अपने को वज्र गुणन की विधि से जब सोल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं x, थोड़ी जगह छोड़ करके लिखते हैं y, और थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं a। हम पहले के वीडियो में वज्र गुणन की विधि सिखा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। डायरेक्ट इसको देखोगे समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर अपने को सहगुणकों को लिखना होता है। x के लिए किसका सहगुणक लिखते हैं, y के नीचे किसका सहगुणक लिखते हैं, 1 के नीचे किसका सहगुणक लिखते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि x के नीचे जब आपको सहगुणक लिखना है तो ये x वाले को ढक दो। अब यहाँ क्या क्या सहगुणक बचा, यहाँ 5 बचा और 2 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 2। यहाँ पर क्या बचा, -9 बचा और नीचे बचा है -4। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब सहगुणक प्लस में हो तो प्लस को आगे नहीं लिखते हैं, लेकिन जब सहगुणक या अचल पद माइनस में हो तो माइनस को जरूर लिखना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा।
अब इसके बाद एक बार हम क्या किए, x वाले को ढक दिए, दूसरी बार हमेशा अचल पद या लास्ट वाले को ढका जाता है। जब लास्ट वाले को यहाँ पर ढक देंगे तो देखिए दोस्तों क्या बचा, यहाँ x का सहगुणक 8 बचा, यहाँ x का सहगुणक 3 बचा, यानी 8 और 3 बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और 3, यहाँ पर क्या बचा 5 और 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और 2। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस में गुणा करेंगे। जब क्रॉस में गुणा करते हैं तो इसके लिए तीर का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ हम लोग हल करें। सबसे पहले x, उसके बटे में जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है उसका गुणा पहले करते हैं। देखिए x है तो x के लिए दोनों सहगुणक है, इसी में क्रॉस में गुणा करना है। जो तीर ऊपर से नीचे आया हुआ है अर्थात जिसको हम रेड कलर से बनाए हैं उसको पहले गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 और ये है -4। एक तीर का गुणा जब हो जाए तो माइनस का निशान लगा देंगे और फिर दूसरे तीर का गुणा करेंगे। अब दूसरे तीर का गुणा किया जाए, दूसरे तीर का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ है -9। ध्यान रखना कोई भी माइनस छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत होगा। अब y के लिए देखो दोस्तों, y के लिए ये दोनों सहगुणक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे y और उसके बटे में यहाँ पर पहले तीर किसका गुणा करेंगे, मतलब पहले कौन से तीर का गुणा करेंगे, तो जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है अर्थात जो इसको हमने लाल रंग से बनाया हुआ है तो ये हो जाएगा कि -9 और ये है 3। पहले तीर का गुणा हो जाए तो माइनस का निशान ये अपने मन से लगाते हैं, या सूत्र का समझो कि एक तीर जैसे पूरा हो वैसे माइनस का निशान, फिर दूसरे तीर का गुणा करें तो ये हो जाएगा -4 और 8। अब यहाँ हम लोग एक के नीचे सोल्व करें कि 1 और उसके बटे में पहले तीर का गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 और यहाँ पर है 2। पहले तीर का गुणा होने के बाद माइनस का निशान। अब दूसरे तीर का गुणा किया जाए तो ये 3 और 5 है। अब यहाँ x के बटे में अब इसको सोल्व करना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि वज्र गुणन की विधि में ये जैसे x के बटे में, y के बटे में और 1 के बटे में इस तरह से कोष्टक आ जाए, उसमें निशान में कोई गलती ना हो। एक मैं छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ और शॉर्टकट ये बताता हूँ कि पहले 2 खंड में बांट लेने का, यानी ये जो बीच में माइनस लगाए थे, जो पहले तीर का गुणा किए थे उसको पहला खंड में या पहले भाग में, और जो माइनस का निशान लगाने के बाद इसको दूसरा भाग मान लेंगे। पहला भाग ये इधर वाला है और दूसरा भाग ये। देखिए इसी तरह से ये है पहला भाग और माइनस का निशान लगने के बाद ये हो जाएगा दूसरा भाग। ये है यहाँ पर पहला भाग और माइनस का निशान लगने के बाद ये हो जाएगा दूसरा भाग। आपको ऐसे चौकोर बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ समझने के लिए बनाया हुआ हूँ। अब देखिए अगर एक बार माइनस आया हो तो उसका आंसर हम लोग देते हैं माइनस में, 2 बार माइनस आता हो तो प्लस में देते हैं, और 3 बार माइनस आता है तो उसका आंसर माइनस में देते हैं। और इसी नियम का फॉलो करते हुए सिर्फ इस लाइन को हल करना होता है। अब इस लाइन को हम लोग हल करें। देखिए पहले बॉक्स के अंदर कितनी बार माइनस आया है, 1 बार है। यहाँ पर में सिर्फ यहीं पर माइनस है, 1 बार माइनस है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। 5 में 4 का गुणा हो जाएगा 20। ये दूसरे बॉक्स के अंदर कितनी बार माइनस है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 2 बार माइनस का आंसर होता है प्लस में, और 2 में 9 का गुणा हो जाएगा 18। इसके बाद यहाँ y के बटे में ये पहले बॉक्स में माइनस कितनी बार है, 1 बार, तो माइनस का निशान 9 3 कितना हो जाएगा 27। ये दूसरे बॉक्स के अंदर देखिए माइनस और माइनस मतलब 2 बार माइनस है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस, और 4 8 कितना हो जाएगा 32। इसके बाद 1 के बटे में 8 में 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 16। यहाँ एक ही बार माइनस है, 3 5 कितना हो जाएगा 15। अब ये जो मैं आपको नियम बताया अब इसका आगे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे अपने सोल्व कर देते हैं जैसा आप लोग जनरली सोल्व करते हैं। तो यहाँ x के बटे में ये माइनस और ये प्लस अलग अलग निशान तो हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं, और बड़ी संख्या का निशान तो 20 में से 18 जाएगा 2, बड़ी संख्या माइनस में है। यहाँ y के बटे में इसको सोल्व करें,
अलग अलग संख्या है तो हम घटाएंगे और बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे। बड़ी संख्या प्लस में है तो 32 में से 27 जाएगा 5, यहाँ प्लस तो लिखते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ 1 के बटे में 16 में से 15 जाएगा 1। अब यहाँ से दोस्तों एक बार पहले और लास्ट वाले को बराबर करते हैं, एक बार दूसरे और लास्ट वाले को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, x के बटे -2 बराबर 1 के बटे में 1। ये -2 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कि -2 गुणे 1 बटे में 1, ये कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा, x बराबर -2। कैंसिल नहीं भी करोगे तो 1 से गुणा करो, भाग करो, उतना ही आंसर रहेगा, सिर्फ -2 ही आंसर आएगा। अब इसके बाद एक बार दूसरे और लास्ट वाले को बराबर करें तो y के बटे 5 बराबर 1 के बटे 1, 5 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा कि 5 गुणे 1 बटे में 1, या y बराबर 5 एकम 5, 5 में 1 का भाग देंगे 5 ही रहेगा, y बराबर आ गया 5। अब नीचे हम लोग आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे कि x बराबर कितना आया है -2 और y बराबर कितना आया हुआ है 5, और यही अपना आंसर है दोस्तों। और एक चीज़ और बताना है अपने को कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा, तो आपको जो अच्छा लगा उसको लिख लेना। मुझे तो ये वाली विधि सबसे अच्छी लगी, मतलब इसके करता अच्छी लगी, तो आप इसको लिख लीजिए।